अदालत कैसे काम करती है इसका एक नमूना सिर्फ इसी से आप समझ जाएंगे कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस आए हैं, आते ही गुजरात दंगों से संबंधित सारी फाइलें बंद कर दी एक झटके में, आते ही पहले दिन। तो आप अदालत से न्याय की क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसके अलावा और थोड़ा सा बता दूं, अभी जस्टिस एनवी रमन्ना जो इनसे पहले, इस समय जस्टिस यू ललित साहब हैं, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो तकरीबन 1.5 साल चीफ जस्टिस रह के गए। बड़े भाषण आपने सुने होंगे उनके, कई बार कई जगह बोलते हुए सुना होगा। लेकिन उनके सामने जो केस थे उनमें से डिसाइड कितने किए उन्होंने? जो लोगों से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 370 का मामला जो कि तू पढ़ा उन्होंने छुआ भी नहीं। कितनी ही हैबियस कॉर्पस रिट है जो कि तू पढ़ी है, छुई भी नहीं। अदालत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 1 लाख कंटेम्प्ट पिटीशन पड़े हैं, 1 लाख। और उनमें से मैक्सिमम वो है जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी अदालत के आदेशों को मानते नहीं है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पड़ी हुई है। कितने डिसाइड हुए हैं आप इससे पता अंदाजा लगाएं। दूसरा, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसके विषय में रिट पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, वो पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। और तो छोड़ दिए, जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने पेगासस का मामला आया, और पेगासस का मामला आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी, हाई कोर्ट जजेस की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, वकीलों की जासूसी, सेना के अधिकारियों की जासूसी, आपके जो है जो सीबीआई के लोग हैं उनकी जासूसी, सरकार में बैठे मंत्रियों की जासूसी, पार्टी के लोगों की जासूसी, सबकी जासूसी हो रही है। और ये मसला पेगासस का सरकार जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, नतीजा 0, 0। तो आप किससे उम्मीद करोगे? कहा जा रहा है देश मजबूत हाथों में है। वो तो आप कह रहे हो या मोदी जी कहते फिरते हैं मजबूत हाथों में है? अपने यारों को, हम दो और हमारे दो को इस देश की तमाम संपत्ति क्यों दी जा रही है? देखिए, संविधान को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है और जो लोग इसको खत्म कर रहे हैं, इसके विषय में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज आप जिस सभा में आप बैठे हैं गुड़गांव में जो हुई है ये, इसमें आपने देखा होगा ये सभा मैक्सिमम एडवोकेट्स जो हैं भिन्न भिन्न जिलों से जो आए हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से भी हैं, उन सारे साथियों की एक ये सभा आज रही है। सो एक तो वकील समाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना और साथ में उस जिम्मेदारी को समझते हुए इस देश के संविधान को बचाना, इसके लिए काम करना, ये आज की सभा का लक्ष्य था, उद्देश्य था। लेकिन सर कहा जा रहा है देश मजबूत हाथों में है। वो तो आप कह रहे हो या मोदी जी कहते फिरते हैं मजबूत हाथों में है? अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं, सारे मीडिया वाले साथी इस बात को ध्यान से दें और दुनिया को दिखाएं भी। अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो चाइना क्यों लगातार हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है, और इसके साथ साथ हमारे जो इलाके हैं उनके पास में अपनी बस्तियां बसाता चला जा रहा है? तो जो लाल आंख दिखाने वाली बात थी मोदी जी कहां गई अगर मजबूत हाथों में है? एक बात। दूसरी बात, अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथ में है तो इस देश के पिछले 8 साल में 10 लाख अरबपति करोड़पति लोग इस देश को छोड़कर चले गए और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। अगर देश मजबूत हाथों में तो काहे को जा रहे भाई, वो भाग के यहां से काहे को दूसरे देशों में नागरिकता ले रहे? अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो हर साल इस देश से तकरीबन 7.5 और अब लगभग 8 लाख लोग हर साल बच्चे जो है पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहां से 95% बच्चे कभी लौट के वापस अपने देश भारत में नहीं आते। अगर ये मजबूत हाथों में है
और अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो पिछले 2 साल में देश के हालात इतने बदतर हुए हैं कि हर चीज में देश पीछे चला गया। लोकतंत्र के मामले में पीछे, भूखमरी में बुरी हालत है, और अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले 2 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले गए। ये उनसे अलग है जो पहले थे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उनसे अलग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। और अगर देश मजबूत हाथों में है तो किसान की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए थी 2022 तक, वो आमदनी 35% कम हो गई। कैसे? अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो पिछले 8 साल में मोदी सरकार से 22 करोड़ बेरोजगारों ने रोजगार मांगा, नौकरी मांगी। मात्र 7,22,000 लोगों को मोदी सरकार रोजगार दे सकी। तो अगर ये मजबूत हाथों में है तो योग्य है। इसके अलावा इस देश की जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है। ये देश अगर मजबूत हाथों में है तो देश का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? अपने यारों को, हम दो और हमारे दो को इस देश की तमाम संपत्ति क्यों दी जा रही है? क्या इसका संविधान में प्रावधान है? नहीं। अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो इस देश में न्याय होना चाहिए, न्याय, और न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि देश में अन्याय ही अन्याय है चारों तरफ, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये सारी चीजों को देखकर अब बताओ कि देश मजबूत हाथों में है या सच्चाई कुछ और? इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगा। हमारा देश इस समय अडानी और अंबानी के हाथों में है, तो अडानी और अंबानी के हाथों को हम मजबूत मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दोनों ही कमजोर व्यक्ति हैं और उनके हाथ भी कमजोर हैं। जो लोग लोकतंत्र के हित में, लोक हित में कार्य नहीं कर रहे, उन्हें चुनौती दी जा सकती है, उनसे इस्तीफा। देखिए, चुनौती निश्चित रूप से दी जा सकती है। इस्तीफा आप मांग सकते हैं, लोकतंत्र है, अभी तक तो मांग सकते हैं। बट बात यह है कि चुनौती आप दोगे कहां? अगर आप सरकार को चुनौती दोगे, सरकारी स्तर पर चुनौती दोगे, सरकार में चुनौती दोगे, तो किससे कहोगे जाके? वही तो सब कुछ रेड़ की निशानी है। सब तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले तो वही है। तो जो लुटेरा है, बर्बाद करने वाला है, उससे क्या कहोगे भैया? वो कैसे बचाएगा? एक बात। दूसरी जो जगह आती है या जहां किसी को उम्मीद हो सकती है वो है अदालत। अदालत कैसे काम करती है इसका एक नमूना सिर्फ इसी से आप समझ जाएंगे कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस आए हैं, आते ही गुजरात दंगों से संबंधित सारी फाइलें बंद कर दी एक झटके में, आते ही पहले दिन। तो आप अदालत से न्याय की क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसके अलावा और थोड़ा सा बता दूं, अभी जस्टिस एनवी रमन्ना, जो इनसे पहले, इस समय जस्टिस यू ललित साहब हैं, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो तकरीबन 1.5 साल चीफ जस्टिस रह के गए। बड़े भाषण आपने सुने होंगे उनके, कई बार कई जगह बोलते हुए सुना होगा। लेकिन उनके सामने जो केस थे उनमें से डिसाइड कितने किए उन्होंने? जो लोगों से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 370 का मामला जो कि तू पढ़ा, उन्होंने छुआ भी नहीं। कितनी ही हैबियस कॉर्पस रिट है जो कि तू पढ़ी है, छुई भी नहीं। अदालत में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 1 लाख कंटेम्प्ट पिटीशन पड़े हैं, 1 लाख। और उनमें से मैक्सिमम वो है जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी अदालत के आदेशों को मानते नहीं है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पड़ी हुई। कितने डिसाइड हुए हैं आप इससे पता अंदाजा लगाएं। दूसरा, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसके विषय में रिट पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, वो पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। और तो छोड़ दिए, जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने पेगासस का मामला आया, और पेगासस का मामला आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी, हाई कोर्ट जजेस की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, वकीलों की जासूसी, सेना के अधिकारियों की जासूसी, आपके जो है जो सीबीआई के लोग हैं उनकी जासूसी, सरकार में बैठे मंत्रियों की जासूसी, पार्टी के लोगों की जासूसी, सबकी जासूसी हो रही है। और ये मसला पेगासस का सरकार जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, नतीजा 0।
जीरो, तो आप किससे उम्मीद करोगे? तो आपका कहना तो सही है कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है। बात यह है कि सुनने वाला और उसको जो है उसको फैसला देने वाला, न्याय देने वाला कौन है? कोई नहीं। इसलिए अब आवाज उठाने के बजाय सब कुछ सामने है, तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की तैयारी करो, तभी कुछ बचेगा। और ये जन आंदोलन से संभव है, अन्यथा नहीं।